चलिए, लास्ट सेशन में हमने एक प्रोग्राम क्रिएट करना सीखा था। ये सेशन में प्रोग्राम को सेव कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सेव करने के लिए सबसे पहले हम लोकेशन डिसाइड कर लेते हैं। तो मेरे पीसी में डी ड्राइव के अंदर एक कोर्सेस नाम का फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर सी नाम का एक फोल्डर है और यहाँ पे मुझे प्रोग्राम्स सेव करने हैं। तो चलिए टर्बो सी ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट टर्बो सी, एक प्रोग्राम क्रिएट कर देते हैं। तो फाइल मेनू, न्यू, कोड विंडो को फुल स्क्रीन कर देते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, एंटर, मेन फंक्शन, करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप, एंड मैसेज प्रिंट करने के लिए printf राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, लास्ट में सेमीकोलन, मैसेज के लिए डबल कोटेशन स्टार्ट एंड स्टॉप। दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। चलो अब ये प्रोग्राम को सेव करना है। तो सेव करने के लिए यहाँ पे नीचे देखे शॉर्टकट लिखा हुआ है F2, या तो फिर फाइल मेनू में जाके यहाँ पे सेव मेनू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखे बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन है वो क्या है, सी ड्राइव, टर्बो C3, बिन एंड समथिंग। तो हमें क्या करना है, हमें डी ड्राइव के अंदर सेव करना है। तो ये पूरा जो पाथ है उसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे ड्राइव स्पेसिफाई करते हैं। तो हमारा कौन सा ड्राइव है, डी ड्राइव। तो ड्राइव स्पेसिफाई करने के लिए उसका लेटर मतलब डी एंड देन कॉलन, नॉट सेमीकोलन, कॉलन, उसके बाद बैक स्लैश। ठीक है, ये बैक साइड होता है उसको बैक स्लैश बोलते हैं और आगे की तरफ जो होता है ये फॉरवर्ड स्लैश है। हमें ड्राइव के लिए बैक स्लैश स्पेसिफाई करना है। तो इन शॉर्ट कोई भी ड्राइव लिखने के लिए डी कॉलन एंड बैक स्लैश। ठीक है, अब क्या करना है, एंटर प्रेस करो या तो फिर ओके बटन के ऊपर क्लिक करो। तो यहाँ पे एक एरर मैसेज आया, इनवैलिड ड्राइव और डायरेक्टरी, लेकिन मेरे पीसी में तो एक्चुअली डी ड्राइव है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो टर्बो सी का जो वर्जन है वो बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव को ही आइडेंटिफाई करता है और कोई ड्राइव को आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी ड्राइव को जिसको भी हमें यूज करना है उसको आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक कमांड राइट करना पड़ेगा। और कमांड के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, फाइल मेनू के अंदर जाके डॉस सेल। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आया, यहाँ पे हमें कमांड राइट करना है। तो ड्राइव को माउंट करने के लिए जो कमांड है वो कमांड है माउंट स्पेस, जो भी ड्राइव को माउंट करना है उस ड्राइव का लेटर। तो मेरे पीसी में डी ड्राइव में सेव करना है तो डी ड्राइव, आपके पास ई हो तो ई, जी हो तो जी, जो भी है वो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं डी एंड देन स्पेस, माउंट डी स्पेस और डी ड्राइव। तो ड्राइव कैसे लिखते हैं, डी कॉलन एंड बैक स्लैश। ठीक है, एंड देन एंटर। तो यहाँ पे एक मैसेज आ गया, ड्राइव डी इज माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी। अब क्या करना है, वापिस कोड विंडो में जाना है। तो करेंगे हम एग्जिट। अब फिर से सेव करने का ट्राई करते हैं। तो फाइल मेनू, सेव, अब इसको इरेज कर देते हैं, देन डी ड्राइव, एंटर। तो देखो अब सारे फोल्डर एक्सेस हो चुके हैं। तो डी ड्राइव के अंदर यहाँ पे मुझे क्या करना है, कोर्सेस फोल्डर के अंदर जाना है। तो अप डाउन एरो से आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो कोर्सेस फोल्डर को सिलेक्ट करके एंटर। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे क्या करना है, सी फोल्डर के अंदर जाना है। तो यहाँ पे अप डाउन एरो से ये सी फोल्डर सिलेक्ट एंड देन एंटर। अब यहाँ पे देखो स्टार की जगह पे हमें क्या लिखना है, प्रोग्राम का नाम। तो मैं प्रोग्राम का नाम लिखता हूं फर्स्ट, और उसके बाद डॉट करके जो है CPP। तो ये क्या है, C++, लेकिन अभी हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, C। तो यहां से हम प्लस को हटा देंगे। तो C प्रोग्रामिंग का जो भी फाइल होगा उसका एक्सटेंशन होगा .c। ठीक है, अब ओके। तो देखो जैसे ही हमने प्रोग्राम सेव कर लिया तो यहाँ पे ऊपर पूरा उसका पाथ दिखता है, डी ड्राइव, कोर्सेस, C एंड फर्स्ट .c। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कंपाइल प्रोग्राम। तो ऑल्ट F9, एंटर, फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्रिएट करना है तो F9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे exe फाइल की लाइन में देखो टर्बो सी, सोर्स एंड देन अब जो हमारा प्रोग्राम का नाम था उसी नाम से exe फाइल बनी हुई है। तो first.exe, एंटर। अब exe फाइल को रन करने के लिए कमांड लिखना है। तो फाइल मेनू में जाके डॉस सेल,
अभी कहाँ है, हम बिन फोल्डर के अंदर है, तो फोल्डर से बाहर निकलने के लिए cd डॉट डॉट, अब cd सोर्स, एंटर। अब प्रोग्राम का नाम, तो प्रोग्राम का नाम है फर्स्ट, एंटर। फिर से फर्स्ट, फर्स्ट। प्रोग्राम का नाम स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब एग्जिट, तो एग्जिट। तो फ्रेंड्स, ये सेशन में आपको प्रोग्राम को और ड्राइव में कैसे सेव करना है, ड्राइव को कैसे माउंट करनी है, वो प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। आज के सेशन में हम एक और शॉर्टकट समझते हैं, कंट्रोल F9। कंपाइल करने के लिए हम क्या यूज करते थे, ऑल्ट F9। अब आज यूज करेंगे कंट्रोल F9। तो कंट्रोल F9 शॉर्टकट के थ्रू क्या होगा, प्रोग्राम हमारा कंपाइल भी हो जाएगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल भी क्रिएट हो जाएगी, इंटरनली कमांड भी राइट हो जाएगा। कमांड राइट होने के बाद हमारा आउटपुट भी आ जाएगा, और आउटपुट आने के बाद एग्जिट भी हो जाएगा। तो एग्जिट जब होता है तो क्या होता है, वापिस हम कोड विंडो में आ जाते हैं। तो आउटपुट कैसे दिखेगा, तो आउटपुट देखने के लिए एक और शॉर्टकट है ऑल्ट F5, वो प्रैक्टिकली हम करते हैं। और एक और फंक्शन सीखते हैं आज, CLRSCR। मतलब क्या है, क्लियर स्क्रीन, टू क्लियर आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन को जब जब क्लियर करना है, तब तब हमें CLRSCR फंक्शन को यूज करना है। और इसके लिए लाइब्रेरी जो है वो stdio.h ही है, तो अलग से कोई लाइब्रेरी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। तो आइए प्रैक्टिकल करते हैं। टर्बो सी, स्टार्ट टर्बो सी। जब हम टर्बो सी को क्लोज कर देते हैं तो माउंट किया हुआ जो ड्राइव है वो अनमाउंट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, ड्राइव को माउंट कर लेता हूं। तो ड्राइव को माउंट करने के लिए फाइल मेनू में से डॉस सेल, माउंट करने के लिए माउंट डी एंड डी ड्राइव, देन एग्जिट। अब एक न्यू प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो फाइल, फाइल में जाके न्यू। अब ये जो कोड विंडो है, कोड विंडो को फुल स्क्रीन करने का जो शॉर्टकट है वो सिर्फ F5, ठीक है। हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट के अंदर stdio.h, एंटर, एंटर, मेन फंक्शन करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप। अब यहाँ पे प्रिंट F फंक्शन राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप सेमीकोलन डबल कोटेशन स्टार्ट एंड स्टॉप। यहाँ पे मैसेज ले लेता हूं एजुकेशन, ठीक है। प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। तो F2 डी ड्राइव, यहां से कोर्सेस फोल्डर, देन C फोल्डर, और स्टार की जगह पे मैं ले लेता हूं CLRSCR एंड प्लस प्लस को इरेज कर देना है, देन ओके। तो हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है। चलो अब शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल F9। तो देखो जैसे एक डायलॉग बॉक्स आके चला गया, मीन्स क्या हुआ है, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूटेबल फाइल भी क्रिएट हो गई, कमांड भी राइट हो गया, आउटपुट भी आ गया और एग्जिट भी हो गया। तो जो आउटपुट आया है उसको देखने के लिए क्या शॉर्टकट है, ऑल्ट F5। तो 99% लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में होते हैं कि ऑल्टर F5 से आउटपुट आता है, ऐसा नहीं है। आउटपुट तो आ गया है, जो आया हुआ आउटपुट देखना है, शो करने के लिए हमें यूज करते हैं ऑल्ट F5, ठीक है। तो देखिए लास्ट लाइन में हमारा मैसेज प्रिंट हो चुका है एजुकेशन, और इसके बाजू में एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब नेक्स्ट प्रोग्राम का कोई आउटपुट आएगा तो कर्सर की जो करंट पोजीशन है वहां से उसका आउटपुट आएगा, ठीक है। एक बार फिर से चेक करते हैं। तो हमें वापस कोड विंडो में जाना है। तो यहाँ पे क्या एग्जिट कमांड लिखेंगे, नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम हमने कमांड के थ्रू रन ही नहीं किया है। तो एग्जिट करने के लिए भी एग्जिट कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं कंट्रोल F9, ठीक है। चेक करते हैं ऑल्ट F5। तो देखो कर्सर की जो लास्ट पोजीशन थी वहां से एक आउटपुट आया, एंटर। फिर से रन करते हैं कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करते हैं कंट्रोल F9 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 एंड देन ऑल्ट F5। तो देखिए जितनी बार मैंने एग्जीक्यूट किया है उतनी बार आउटपुट आया, और आउटपुट का स्टार्टिंग कहां से होता है, जो कर्सर की करंट पोजीशन होती है वहां से। तो अब हमें क्या करना है, ये जो पूरी आउटपुट स्क्रीन है उसको क्लियर करना है। तो इसके लिए हमें यूज करना है CLRSCR फंक्शन। तो CLRSCR फंक्शन है, मतलब राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। इसके लिए कोई अलग से लाइब्रेरी लिखने की जरूरत नहीं है।
अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि सीक्वेंस ऑफ कोड इज इंपॉर्टेंट, मतलब जो सीक्वेंस में हमने कोड लिखा है उसी सीक्वेंस में हमें आउटपुट मिलेगा। तो समझना क्या है यहाँ पे कि ये जो मेन फंक्शन है वो हमारा एंट्री पॉइंट है, मतलब जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट कोड क्या है, हमारा मैसेज प्रिंट करने का कोड है। तो ये मैसेज कहां पे प्रिंट होगा, जो हमारी कर्सर की करंट पोजीशन है वहां से। तो मैसेज प्रिंट हो गया, उसके बाद क्या होगा, क्लियर स्क्रीन, तो मतलब पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। तो आउटपुट में क्या बचेगा, कुछ नहीं। चेक करते हैं, कंट्रोल F9 देन ऑल्ट F5। तो देखो हमारी आउटपुट स्क्रीन पूरी क्लियर हो चुकी है। तो यहां पे कंफ्यूजन होता है कि हमने तो मैसेज प्रिंटिंग का भी कोड किया है, तो मैसेज क्यों प्रिंट नहीं हुआ। एक्चुअली में मैसेज प्रिंट हुआ है, लेकिन मैसेज प्रिंट होने के बाद स्क्रीन क्लियर हो गई है, तो हमारा जो आउटपुट था वो भी क्लियर हो गया। तो यहां पे हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले स्क्रीन क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद हमारा मैसेज आना चाहिए। तो ये जो लाइन है, ये लाइन का कोडिंग प्रिंटफ से पहले लिखना पड़ेगा, तो सीक्वेंस हमें ही मेंटेन करना पड़ेगा। तो CLR राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप सेमीकोलन, सेव कर लो। सेव करने के लिए शॉर्टकट है F2 देन कंट्रोल F9 ऑल्ट F5। तो देखो पहले जो स्क्रीन थी वो क्लियर हो गई होगी, उसके बाद हमारा मैसेज आया। ठीक है, फिर से रन करते हैं, कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5। देखिए मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल F9 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 एंड देन ऑल्ट F5। फिर भी क्या हुआ, हर बार स्क्रीन क्लियर होती है, उसके बाद हमारा मैसेज प्रिंट होता है। एक बार क्लियर स्क्रीन को हटा देते हैं, चलो सेव। देन अब क्या होगा, स्क्रीन क्लियर नहीं होगी, कर्सर की जो लास्ट पोजीशन थी वहां से आउटपुट आएगा, कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5। देखिए कंट्रोल F9 F9 ऑल्ट F5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हर एक प्रोग्राम में हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट रहेगी ही कि प्रोग्राम का आउटपुट आने से पहले जो पुरानी स्क्रीन है आउटपुट की, वो स्क्रीन क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब से हर प्रोग्राम के स्टार्टिंग में क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5। तो फ्रेंड्स आप कंट्रोल F9 ये शॉर्टकट का प्रैक्टिस कर लीजिए एंड क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। आज के सेशन में हम एक कंसेप्ट समझते हैं, एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस में क्या ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन बोला, फंक्शन नहीं, मतलब राउंड ब्रैकेट नहीं आएगा। तो ऑप्शन में क्या है, बैकस्लैश एंड स्मॉल में n। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है न्यू लाइन। एक और ऐसा ऑप्शन है बैकस्लैश t, इसका मीनिंग होता है टैब। मतलब आउटपुट में हमें न्यू लाइन की रिक्वायरमेंट है, तो हमें ये एस्केप सीक्वेंस का ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, बैकस्लैश n, एंड टैब की रिक्वायरमेंट है तो बैकस्लैश t। तो आइए प्रैक्टिकल करते हैं। टर्बो सी, फाइल मेनू, डॉस सेल, माउंट डी ड्राइव, एग्जिट, न्यू, हैश, include stdio.h, main function, curly bracket start stop, clear screen, save, D drive, courses, C प्लस प्लस को हटा देते हैं एंड एस्केप सीक्वेंस। चलो एक मैसेज प्रिंट करते हैं हम, printf दिस इज माय फर्स्ट लाइन। एक और मैसेज प्रिंट करते हैं, दिस इज माय सेकेंड लाइन, एंड थर्ड लाइन का भी मैसेज प्रिंट करते हैं, दिस इज माय थर्ड लाइन। सेव एंड कंट्रोल F9। ठीक है, ऑल्टर F5। तो देखो तीनों लाइन का मैसेज आ चुका है, दिस इज माय फर्स्ट लाइन, दिस इज माय सेकंड लाइन, दिस इज माय थर्ड लाइन। लेकिन वो कैसे आया, एक ही लाइन में वो आंसर आया। हमने क्या किया है, प्रोग्रामिंग में तीनों मैसेज को अलग अलग लाइन में प्रिंट किया है। तो देखो यहाँ पे मैं 4-5 एंटर प्रेस कर देता हूं, यहाँ पे 4-5 एंटर, इसके बाद चेक करते हैं एक बार, कंट्रोल F9 ऑल्ट F5। फिर भी जो आउटपुट है वो एक सिंगल लाइन में ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोडिंग में जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो इसका कोई भी इफेक्ट आउटपुट में नहीं आता है। तो आउटपुट में हमें न्यू लाइन चाहिए तो क्या, तो
तो एस्केप सीक्वेंस के अंदर बैकस्लैश एन का ऑप्शन है, जहां से न्यू लाइन चाहिए वहां पे हमें बैकस्लैश एन ऑप्शन सेट करना है, और उसका ये रूल है कि वो डबल कोटेशन के अंदर ही आएगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो सेकंड लाइन का जो टी है उससे पहले एक न्यू लाइन आनी चाहिए, तो इससे आगे में बैकस्लैश एन सेव। सेम वे जो थर्ड लाइन का जो टी है दिस का, उसके आगे भी हम बैकस्लैश एन प्रोवाइड कर देते हैं, सेव कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5। तो देखिए दिस इज माय फर्स्ट लाइन, फिर एक न्यू लाइन के अंदर सेकंड लाइन का मैसेज आया, फिर न्यू लाइन के अंदर थर्ड लाइन का मैसेज आया। अब क्या करना है, ये जो सेकंड लाइन है उससे पहले मुझे 2 बार न्यू लाइन चाहिए। तो ज्यादातर लोगों की गलती क्या होती है, बैकस्लैश एन एन, ये 2 बार एन लिखने से 2 न्यू लाइन नहीं आती है, क्योंकि न्यू लाइन का मतलब क्या है, बैकस्लैश एन, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी का मतलब न्यू लाइन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बैकस्लैश एन का मतलब न्यू लाइन, एंड बाकी जो एन बचा वो मैसेज में आ जाएगा। चेक करते हैं, कंट्रोल F9 ऑल्ट F5। देखिए सेकंड लाइन के अंदर देखिए, एंड दिस इज माय सेकंड लाइन। तो 2 न्यू लाइन के लिए 2 बार पूरा कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ेगा, बैकस्लैश एन सेव कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5। तो देखिए दिस इज माय फर्स्ट लाइन, फिर 2 बार न्यू लाइन है, उसके बाद सेकंड लाइन, एक बार न्यू लाइन एंड थर्ड लाइन। क्लियर? चलो यहां पे एक और चीज समझनी है। मानो कि मैंने ये लिखा है महेश एंड फिर लिखा है एजुकेशन। अभी मुझे एजुकेशन से पहले न्यू लाइन की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, बैकस्लैश एन। तो ये जो बैकस्लैश एन है उसका क्या मीनिंग हुआ, एजुकेशन के एम से पहले न्यू लाइन है, ये एक मीनिंग हो सकता है। और दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है, महेश का जो एच है इसके बाद में न्यू लाइन है, दोनों का मीनिंग एक ही हुआ। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भी जहां से न्यू लाइन चाहिए उसके आगे ही न्यू लाइन होना चाहिए। तो यहां पे चेक करते हैं, चलो ये जो थर्ड लाइन का टी है वहां से मुझे न्यू लाइन चाहिए, तो यहां से ये जो बैकस्लैश एन दिया है वो हटा देते हैं, और उसके बाद ये जो सेकंड लाइन का जो लास्ट कैरेक्टर है ई, उसके बाद में न्यू लाइन प्रोवाइड करता हूं। तो इसका भी मतलब क्या हुआ, जो सेकंड लाइन का ई है इसके बाद न्यू लाइन, एंड देन दिस इज माय थर्ड लाइन, कंट्रोल F9 ऑल्ट F5। क्लियर? तो ज्यादा रीडेबल कहां से होता है, ज्यादा रीडेबल हमें यहां से लगता है कि जो भी लाइन से न्यू लाइन चाहिए उसके आगे हम न्यू लाइन लगा देते हैं। चलो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि भी फर्स्ट पोजीशन पे और लास्ट पोजीशन से ही हम न्यू लाइन कर सकते हैं, बीच में से भी कहीं से न्यू लाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोज ये हमारा सेकंड लाइन है, दिस इज माय सेकंड लाइन का जो एस है वहां से न्यू लाइन चाहिए, तो बीच में भी हम बैकस्लैश एन कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कंट्रोल F9 ऑल्ट F5। देखिए दिस इज माय, फिर देन एस से पहले न्यू लाइन दिया था तो सेकंड लाइन न्यू लाइन में आ गया। ओके, अब सपोज मुझे टैब प्रिंट करना है, तो सपोज ये फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन के अंदर जो एफ है, एफ से पहले टैब चाहिए, तो एफ के आगे मैं ले लेता हूं बैकस्लैश टी, सेव कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5। तो देखिए दिस इज माय, फिर टैब आया, फिर फर्स्ट लाइन। क्लियर? चलो यहां पे भी क्या है, यहां पे भी हमें सीक्वेंस को मेंटेन करना है। तो मानो कि ये जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन का जो स्टार्टिंग है उससे पहले मुझे टैब चाहिए, तो ये थर्ड लाइन के स्टार्टिंग से मैं करता हूं बैकस्लैश टी एंड बैकस्लैश एन। तो थर्ड लाइन में न्यू लाइन भी है और टैब भी है, तो क्या आउटपुट आता है देखते हैं, कंट्रोल F9 ऑल्ट F5। तो देखो थर्ड लाइन न्यू लाइन में तो आया, लेकिन उसके आगे जो टैब का ऑप्शन हमने रखा है उसका कोई इफेक्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कोड इज इंपॉर्टेंट। तो देखो फर्स्ट लाइन प्रिंट हो गया, सेकंड लाइन प्रिंट हो गया, इसके बाद यहाँ पे ये न्यू लाइन आया, फिर सेकंड लाइन, तो ई के बाजू में ही अभी कर्सर है, उसके बाद क्या है स्लैश टी, तो जहां पे कर्सर होगा वहीं पे टैब प्रिंट होगा, तो ई के बाद टैब प्रिंट होगा, लेकिन पूरा हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर का है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है कि भी वहां पे टैब प्रिंट हुआ है। तो क्या हुआ, पहले टैब प्रिंट हुआ उसके बाद न्यू लाइन आई। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, न्यू लाइन आ जाए उसके बाद टैब चाहिए, तो यहाँ पे सीक्वेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, बैकस्लैश एन उसके बाद बैकस्लैश टी, सेव कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5। तो देखिए न्यू लाइन आया उसके बाद टैब, देन दिस इज माय थर्ड लाइन। तो फ्रेंड्स ये एस्केप सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।
आज के सेशन में हम कंसेप्ट समझते हैं वेरिएबल। वेरिएबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही इजी है। वेरिएबल का पर्पस क्या है? वेरिएबल का पर्पस है इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यू, मतलब वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। वेरिएबल को यूज करने के लिए उसका एक नाम डिसाइड करना जरूरी होता है। तो आगे आने वाले प्रोग्राम्स में जब भी कोई वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो हम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, लेकिन उसके नाम के लिए कुछ रूल है, वो रूल आपको याद रखना है। तो क्या रूल है देखते हैं। फर्स्ट रूल है स्टार्टिंग कंपलसरी विथ एन अल्फाबेट, मतलब वेरिएबल का नाम जब हम डिसाइड करेंगे तो उसका नाम का जो स्टार्टिंग होगा वो हमेशा अल्फाबेट से ही होगा, चाहे वो स्मॉल लेटर हो या कैपिटल लेटर हो। सेकंड रूल है स्पेस इज नॉट अलाउ, वेरिएबल के नाम में स्पेस अलाउ नहीं है। थर्ड रूल है स्पेशल सिंबल इज नॉट अलाउ, जो भी स्पेशल सिंबल की कैटेगरी में आता है वो वेरिएबल के नाम में अलाउ नहीं है। एज एन एग्जांपल, सपोज कोई डॉलर सिंबल है, परसेंटेज सिंबल है, हैश सिंबल है, कैरेट सिंबल है और एटसेट्रा। जो भी स्पेशल सिंबल की कैटेगरी में आते हैं वो स्पेशल सिंबल वेरिएबल के नाम में अलाउ नहीं है। नंबर इज अलाउ 0 to 9, नंबर इज अलाउ, लेकिन फर्स्ट रूल क्या है? स्टार्टिंग कंपलसरी विथ अल्फाबेट। ठीक है, चलो। अंडरस्कोर इज ऑल्सो अलाउ, ये अंडरस्कोर है। एक होता है हाइफन, हाइफन अलाउ नहीं है। अंडरस्कोर जो नीचे की तरफ आता है वो अलाउ है। नेक्स्ट क्या है? मैक्सिमम 32 कैरेक्टर्स लॉन्ग, तो हमारे जो वेरिएबल का नाम होगा उसकी जो लेंथ है वो मैक्सिमम 32 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड बी मीनिंगफुल, वेरिएबल का नाम हम जो भी डिसाइड करेंगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए। यहां पे मैंने लिखा है इट शुड बी, नॉट इट मस्ट बी। मस्ट भी नहीं है कि भी मीनिंगफुल होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। वो हमारे प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर हम मीनिंगफुल नाम लेंगे तो हमारे लिए ही वो बेनिफिट है। चलो, ये रूल के हिसाब से हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं। सपोज हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, इंग्लिश के मार्क्स को स्टोर करना है। तो मार्क्स को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का नाम डिसाइड करते हैं। एक लेते हैं ए, एक लेते हैं बी, एक लेते हैं सी। ए हम लेते हैं मैथ्स के मार्क्स के लिए, बी साइंस के लिए और सी इंग्लिश के लिए। तो ये वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है। तीनों वेरिएबल के नाम वैलिड है, लेकिन मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, क्यों मीनिंगफुल नहीं है? क्योंकि जब हम आज ये प्रोग्राम बनाते हैं तो आज हमें ये याद रहेगा कि ए जो है वो मैथ्स के लिए है, बी साइंस के लिए और सी इंग्लिश के लिए। लेकिन यही प्रोग्राम जब हम 6 महीने के बाद, 6 साल के बाद ओपन करते हैं तो हमें ही याद नहीं रहेगा कि ये ए कौन से पर्पस के लिए हमने यूज किया था। तो मीनिंगफुल नाम कैसे लेंगे इसकी जगह पे? मैथ्स के लिए मैं नाम ले लेता हूं मैथ्स, साइंस के लिए मैं ले लेता हूं साइंस, इंग्लिश के लिए हम ले लेते हैं इंग्लिश। तो ये तीनों वेरिएबल के नाम वैलिड भी है और मीनिंगफुल भी है। ये प्रोग्राम जब हम 6 साल के बाद भी ओपन करेंगे तो वेरिएबल के नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि भी ये वेरिएबल का नाम कौन से पर्पस के लिए हमने यूज किया था। चलो, साइंस होता है तो साइंस के अंदर मैथ्स 2 होते हैं। तो मैं फर्स्ट मैथ्स के लिए ले लेता हूं मैथ्स 1 और सेकंड मैथ्स के लिए मैं ले लेता हूं 2 मैथ्स। तो आप सोचो 2 में से कौन सा नाम वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है? तो मैथ्स 1 ये वैलिड है, ठीक है। 2 मैथ्स ये वैलिड है कि इनवैलिड है, आपको सोचना है। तो ज्यादातर लोग ये सोचेंगे कि भी नंबर तो अलाउ है तो ये वैलिड है, नंबर अलाउ है, लेकिन स्टार्टिंग में अलाउ नहीं है, इसलिए ये इनवैलिड नेम है। ठीक है, चलो हम ऐसा नाम लेते हैं मैथ्स स्पेस मार्क्स। तो ये वेरिएबल का नाम इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? बिकॉज स्पेस इज नॉट अलाउ। अगर ऐसा थोड़ा लंबा नाम होता है तो हम ऐसा लिख देंगे मैथ्स अंडरस्कोर मार्क्स, तो ये वैलिड है। ठीक है, चलो उसके बाद एक वेरिएबल का नाम लेते हैं हम परसेंटेज, परसेंटेज। तो ये वैलिड है, ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल सिंबल है, स्पेशल सिंबल इज नॉट अलाउ। तो ये रूल के हिसाब से जब भी हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे तो ये रूल के हिसाब से, रूल को फॉलो करके हम वेरिएबल का नाम डिसाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट तरीके से आपके माइंड में सेट कर लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट सेशन।